नमस्कार, आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ख़ास मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं जो करीबन हर जो आदमी है उससे जुड़ता हुआ मुद्दा है, क्योंकि जो एक बच्चे की एजुकेशन का मुद्दा है, जो जो ज्ञान लेने का जो तरीका है भारत देश में या हमारे आसपास समाज में, वो प्रभावित करता है लगभग हर किसी इंसान को, हर किसी जवान को, हर किसी पेरेंट को ख़ास तौर से। तो इस सारे जो जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम हमने इवॉल्व होते हुए देखा पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में, हमने देखा कि कुछ जो भारत में ख़ास तौर से कुछ एक एक अलग तरीके से एक इंडस्ट्री का उत्पन्न हुआ, जहाँ पर ट्यूशन्स का कल्चर आया और ऐसी सारी चीज़ें आई जो कि पहले नहीं थी और शायद जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। इन सारी चीज़ों के बीच में हमने देखा हमारे शहर जम्मू में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमने देखा, जो हमको देखने में मिला, जो कि इन सब चीज़ों की जो दुविधाएं हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रेजेंट त्रुटियां हैं, उसको दूर करता है। इस एजुकेशन सिस्टम का नाम है एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम। मेरे साथ आज इस स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, और मेरे साथ आज इस खास बातचीत के लिए जो ये स्कूलिंग सिस्टम है, इसके जो इनोवेटर हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं शिवांग जी का स्वागत करना चाहूँगा। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी सर। तो जैसे मैंने बोला कि देखिए, ये एक पेरेंट, खास तौर से जो एक पेरेंट होता है, उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका कर्म होता है, वो होता है उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करना। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि आज पूरे ज़माने में इस तरीके की चकाचौंध है कि जो असली चीज़ चाहिए वो कुछ पता नहीं लगती, और एडवर्टाइजमेंट और ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि कैसे एक पेरेंट सुनिश्चित करे कि वो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है, और वो कैसे वो चूज़ करे उस चीज़ को। रवीश, हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज स्कूल चलाते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलाइन होकर काम करता है, और भारत का हमारा स्कूल एजुकेशन MHRD का डिपार्टमेंट एक पूरा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है जो भारत की पूरी एजुकेशन पॉलिसी पे काम करता है। अब लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो हायर एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को डिफ़ाइन करती है, रिस्ट्रक्चर करती है। भारत में किसी भी सिटीज़न को किसी किस्म की एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है। पूरे ग्लोब में एजुकेशन जब से मॉडर्नाइज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तब से चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ी। हम लोग बार बार पास्ट में जाते हैं, और पास्ट में जाके हम क्या ढूंढते हैं? पहले ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि पहला ज़माना थोड़ा पुराना हो गया होता है, उसके साथ अलाइन करना थोड़ा आसान लगता है। लेकिन देश को, समाज को आगे क्या लेके जाता है? फ्यूचर क्या है? और उसके लिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जब देश, दुनिया बढ़ी, इकोनॉमी ग्रोथ हुई, मास प्रोडक्शंस हुई, तो आम आदमी को जॉब्स मिली, आम आदमी को काम करने का मौका मिला, आम आदमी उस रेस में शामिल हो पाया जिस रेस में एक बाय बर्थ इंसान को राइट होता था जाने का। जैसे एक की प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं मिलती है, उसी की फैमिली में मिलती है, ये एक सिस्टम है। लेकिन एजुकेशन जब मॉडर्नाइज हुई, पूरे ग्लोब में इसका चलन हुआ, तो हर आदमी को मौका मिला अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का, और उसको स्ट्रक्चर करते करते एक स्कूलिंग सिस्टम ईजाद हो गया, जो कि गुरुकुल से चला था भारत में। और बाद में अब जो मॉडर्न सिस्टम आया है, जो लगभग आप मानो पिछले 125 सालों में चल रहा है, उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए तो बड़े लोग सामने आते हैं। क्रिटिसिज्म तो आप किसी का भी कर लो, लेकिन जो रिप्लेसमेंट है वो कैसे लाएगी? अगर आप रवि शांडू यहाँ बैठे हो, या मैं शिवांग सत्य गुप्ता बैठा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने, वर्ल्ड के प्रेसिडेंट भी बने, जॉन एफ कैनेडी भी बने, डोनाल्ड ट्रंप भी बने, व्लादिमीर पुतिन भी बने, साइंटिस्ट भी बने, डॉक्टर्स अगर आज हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स अगर आज वो सर्विस लेने के बाद रिटायर हो रहे हैं, धीरू भाई अंबानी से लेकर गौतम अडानी तक, ये सब लोग जो पैदा हुए थे नॉलेजेबल थोड़ी थे। ये नॉलेजेबल एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हुए, उसको बोलते हैं स्कूलिंग सिस्टम, मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम। अब उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, हो भी रही हैं, आगे भी होंगी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर दूसरा आदमी क्रिटिसिज्म करता है उसका, लेकिन सोल्यूशन नहीं देता। दुनिया में कितने बच्चे हैं बाद में बात करेंगे, पहले भारत की बात करते हैं। भारत में आबादी थी 30 करोड़ 1947 के अराउंड। आज भारत की आबादी मानी जा रही है 150 करोड़, और लगभग इन 150 करोड़ लोगों के पास पढ़ाने लायक बच्चे 26 करोड़ के करीब हैं।
जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 22, 24, 25, 26 करोड़ बच्चे हैं, करोड़, और उनको हैंडल करने के लिए 14 लाख स्कूल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन 14 लाख स्कूलों के बगैर आप कोई एजुकेशन प्रोसेस दे सकते हो जिसमें अगर एवरेज हम माने 10 ही टीचर काम कर रहे हैं 14 लाख में, तो कितना बड़ा नंबर खड़ा हो गया। जो सुबह तैयार होते हैं, जिनका 1 साल का करिकुलम है, जो उन सब लोगों को हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं में से डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, उन्हीं में से पॉडकास्टर बन रहे हैं, उन्हीं में से जर्नलिस्ट बन रहे हैं, उन्हीं में से स्किल वाले आ रहे हैं, उन्हीं में से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, उन्हीं में से पॉलिटिशियन बन रही है ना। अब इसके बीच में किसी को भी लगता है कि मैं कोई भी क्रिएटिविटी करूँ, जैसे आज फूड ब्लॉगिंग हो रही है, हमारे ट्रेडिशनल फूड्स के साथ अलग अलग एक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और कुछ अजीब सी चीज़ पेश कर देते हैं, जैसे कोई मैगी के साथ उसमें फैंटा बना के बना रहा है, देखने में अच्छा लगता है। किसी फूड ब्लॉगर को वो पिज़्ज़ा के साथ कोई कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करने की नेचर है ना, ये एक होता है अटेंशन सीकर होते हैं कि हम कोई ऐसी बात बोले जिससे अटेंशन मिले। तो स्कूलिंग सिस्टम को जब मैंने देखा, उसी दौर से स्कूलिंग सिस्टम गुजर रहा था जहाँ पे उसको इतना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि सब लोग उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर से निकल के आ गया कोचिंग सिस्टम, ट्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट्स की भी गलती है, पॉलिसी मेकर्स का भी फेलियर है कि अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस लाना है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको स्ट्रक्चर तरीके से लाना था। पॉपुलेशन बढ़ने का असर किस पे हुआ, उन्होंने सेपरेट एग्ज़ाम करना शुरू किया। अगर आप कोई मेरी बात सुन रहा है, थोड़ी मेमोरी में जाएं, अपने फादर साहब को पूछें, आप वो इंजीनियर रिटायर हुए हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। पॉपुलेशन कम थी, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग पढ़ रहे थे, 11वीं 12वीं पास कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। फिर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम का एक तरीका था, जो बोर्ड एग्ज़ाम की मेरिट पे थोड़े से बच्चे होते थे, सिलेक्ट होते थे, चले जाते थे। फिर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ज़्यादा लोग अप्लाई करने लगे। जब ज़्यादा लोग अप्लाई करने लगे तो सबका मेरिट ठीक था। फिर डिस्क्रिमिनेंसी को ख़त्म करने के लिए थॉट प्रोसेस आया कि एक सेपरेट एंट्रेंस ले लो। नहीं तो मेडिकल की सीट 1970s में 80s में कैसे मिलती थी, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरव्यू होता था। अब इंसान है, करप्शन भी होती है, फेवरेटिज्म भी होता है, उसको ख़त्म करने का बोला एंट्रेंस ले लो। ठीक, अब एंट्रेंस ने क्या किया, सब्जेक्ट की नॉलेज तो बता दी, बट उसका बिहेवियर नहीं बताया कि ये इंसान जब डॉक्टर बनेगा तो कैसे बिहेव करेगा, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि उससे इंटरेक्शन नहीं हुई है, उसकी सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज हुई है। वो उसके डिमेरिट्स भी आना शुरू हो गए कि लोग डॉक्टर बन रहे हैं और अलग सा बिहेव करते हैं। इसी प्रोसेस में एक नए किस्म के अपॉर्चुनिस्ट लोग आए जिन्होंने अपने अपने स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया। उन्होंने स्कूलों को एज ए प्लेस ऑफ मार्केटिंग बना लिया कि हम लोग बच्चों को मिलेंगे स्कूल में, वहाँ से उनको कोई टॉफ़ी दे रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई अपने साथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है सवाल जवाब करने के लिए घर आ जा। और गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है, पॉलिसी इसमें है। गवर्नमेंट का मतलब जो उस टाइम पे पॉलिसी मेकर है, उन्होंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी। जो पॉलिटिशियन था उसने रैंडम सिलेक्शन करके टीचर्स बनाना शुरू कर दिए कि जो पॉलिटिशियन के साथ चल रहा है उसको भर्ती कर दो, ये मास्टर लगा लो, इसको मास्टर लगा लो। तो इतना सोशल उसको डिग्रेड कर दिया कि टीचर लगना एक किस्म का हो गया जिसकी कोई काम नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, चलो जी टीचर तो लग ही जाएगा। तो आप सोचें कि किस किस्म की क्वालिटी फिर डेवलप हुई, और उसका खमियाजा इस इंस्टीट्यूशन ने भुगता जो इतने बड़ी मेहनत पॉपुलेशन को सर्विस दे रहा था स्ट्रक्चर तरीके से कि बच्चा 2.5-3 साल का होगा, 4 साल का होगा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज सीखेगा, मदर लैंग्वेज सीखेगा, हल्का फुल्का मैथ सीखेगा, सोशल स्टडी सीखेगा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वहाँ से बढ़ते बढ़ते वो एक मैच्योर सिटीजन बनकर सोसाइटी का पार्ट बनेगा। अब जब ये कमी आई तो उसका खमियाजा भुगता इस पूरे स्ट्रक्चर ने। जैसे स्टैम्पीड हो गई, आज स्टैम्पीड ही हो रही है, और उसका सामने देखने का क्या है कि जहाँ MBBS के लिए हमारे पास टोटल सीटें हम बना पाए 1 लाख, रिक्वायरमेंट शायद इससे कम है हमें पर ईयर डॉक्टर्स की, 2030 के बाद तो हम सरप्लस होंगे। हमने 25 लाख लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया टू बिकम डॉक्टर्स। 25 लाख लोगों को इसने मोटिवेट किया, उसी कोचिंग इंडस्ट्री ने जिसने इसको इंडस्ट्री बनाया, और फिर बच्चों को बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के नाम पे सिस्टम से बाहर निकालना शुरू कर दिया कि ये बच्चे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बाहर आ जाए, और तो वो हमें एक्स्ट्रा पैसे भी दें, हमें एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन भी दें। जो एक सिस्टम का पार्ट है, उसने पहले अगर नर्सरी बच्चे को पढ़ाना है तो उसने पहले जाना है ETT करनी है, NTT करनी है, फिर उसने BEd करनी है, फिर उसने M.Ed करनी है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ाना है तो नेट पास करनी है, प्रोफेसर बनना है। लेकिन अगर उसने एंट्रेंस पढ़ाना है उसको कुछ नहीं करना है, उसने एक किताब पकड़नी है, उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और बच्चों के सामने खड़े हो जाना है। क्योंकि रिजेक्शन होने वाले बच्चे ज़्यादा होने, सिलेक्शन वाले बच्चे कम होने। अगर हम एवरेज माने, अगर एक क्लास में 25 लाख बच्चा एक
सब्जेक्ट को पढ़ रहा है ना, अगर कोई एजेंसी बैठे साइलेंटली हर क्लास में पहुंचे, जिसमें से हमारे 10-12 लाख तो कोचिंग में जा ही रहा है पैरेलल, कि अगर आज 10 लाख बच्चों ने क्लास अटेंड की है फिजिक्स की, कितने बच्चों ने क्लास में कोचिंग की होगी? ये हंड्रेड्स में भी नहीं होंगे लोग, थाउजेंड्स में भी नहीं होंगे, हंड्रेड्स में होंगे। मतलब 10 लाख बच्चा सुना, आया, कोचिंग नहीं की उसने क्लास में, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, खाली उसको बैठना है। और जो कोचिंग करने वाला है वही सिलेक्शन देने वाला है, वही असली कंपटीशन में है। बाकियों को हमने उनके मेन सिस्टम से बाहर निकाल दिया। वहाँ पे स्कूलिंग का रोल आता है। जब मैं ये छोटा था, मैंने ऑब्जर्व किया, तब से मेरे मन में था अगर कोई चीज़ सुधारनी है, स्ट्रक्चर देनी है, तो आपको स्कूलिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, और जो चीज़ें समाज को चाहिए वो स्कूलिंग सिस्टम को देनी पड़ेंगी। तो तभी मैंने इसको स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम बोला। सबसे पहले हमने क्या किया, बच्चे की लर्निंग को रेगुलर चेक किया कि अगर आज बच्चे को हमने कुछ पढ़ाया है, उसकी नेक्स्ट क्लास लगने से पहले उसको चेक करो, नया देने से पहले पिछला चेक करो। फिर हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सब्जेक्ट बनाने की होड़ में लगे थे कि अगर वो चले गए यूएस, उधर से कुछ सुन के आ गए, जर्मनी से कुछ सुन के आ गए, सब्जेक्ट पढ़ाओ सब्जेक्ट पढ़ाओ सब्जेक्ट पढ़ाओ, और हर सब्जेक्ट को वैल्यूएशन करो। और फिर पॉलिसी आगे नहीं जी अब छोटे बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, उनको टेस्ट मत ले लो। फिर पॉलिसी आगे नहीं जी अब इसमें एक इंग्लिश को 3 हिस्सों में तोड़ दो। मतलब टू मच ऑफ कॉपिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। अपनी कंट्री की रियलिटी देखनी थी, अपने इंडिजीनियस सिस्टम बना के आगे बढ़ने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। स्कूलिंग सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो एक ब्लेसिंग है टू द मॉडर्न वर्ल्ड की चॉइस नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप भारत में पैदा हुए, आपके नियर बाय में आपको प्राइमरी स्कूल मिलेगा, उसके आगे आपको मिडिल मिलेगा, हाई मिलेगा, कॉलेजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर है, तो आपके बच्चे को लेकर परेशानी नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर क्रिटिक्स आ गए, सोशल इन्फ्लुएंसर आ गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ को स्ट्रक्चर से बाहर निकाल दिया। आज वही भीड़ जो है वो स्ट्रेस फील कर रही है, और सिलेक्शनें भी तो उसी भीड़ से आनी है। लेकिन जो स्ट्रक्चर सिस्टम था वो अपना वेट कर रहा है, उसको सुधारा एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ने। हमने स्कूलिंग सिस्टम को सुधारा, हमने कच्ची सोनी में कोचिंग सेंटर नहीं बनाए, हमने बच्चों की फीस को एग्जेजरेट नहीं होने दिया, हमने अपने टीचर्स को सपोर्ट किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया, और एक प्रोसेस दिया जो माइक्रो लेवल असेसमेंट करके बच्चे को लेके चलता है, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट करता है। लेकिन हम बड़े लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाए, और इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है ना उन्हीं लोगों को मिल पाया जो कॉन्फिडेंट है और जिनको रीजनेबल है। जैसे सपोज करो एक इंसान को आपने शुद्ध देसी घी खिलाया, लेकिन वो खाया टोटल 100 बंदों ने। जो तो स्ट्रांग माइंड के लोग हैं उन्होंने तो बिल्कुल अच्छी बात करनी है कि हाँ बिल्कुल सही चीज़ खिलाई, लेकिन जो थोड़े से वीक माइंड के लोग होते हैं वो भीड़ को देखते हैं, वो ट्रेंड में जाते हैं, लॉजिक्स नहीं होते उनके पास। और ट्रेंड जो है वो जरूरी नहीं है लॉजिकल हो, ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। जैसे रिफाइंड ऑयल का ट्रेंड आया था, लोगों ने देसी घी खाना बंद कर दिया। ऐसे ही एजुकेशन में एक कोचिंग का, ट्यूशन का ट्रेंड लाया गया। सेकेंड के बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को घर से बाहर भेज दिया गया, प्ले स्कूल में डालने की आदत डाली गई, एक फेयर डाला गया, एक डर बनाया गया। एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम इसको सबको रोकता है, और एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम कहता है हम लोग वैसे ही काम करेंगे रवीश जिस तरीके से काम होना चाहिए। हमारा काम क्या है, बच्चा अपनी एज के मुताबिक ग्रो करता है, अपनी एज के मुताबिक उसको लर्निंग कैपेसिटीज़ हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसकी क्यूरियोसिटी बननी है, और अपने नेचुरल टैलेंट, नेचुरल जेनेटिकली उसकी अट्रैक्शंस होनी है टुवर्ड्स वेरियस सब्जेक्ट्स। हम उसको बाहर से लाद नहीं सकते। तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ऑब्जर्व करता है, स्कूल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, पूरी का मतलब जो होना चाहिए, जो है स्कूल का मतलब एजुकेशन। तो उसके बिहेवियर से लेके उसके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, उसका स्पोर्ट्स, सबके लिए स्कूल एकदम अवेलेबल हो जाता है। आपने एक चीज़ को और ध्यान देना है, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम क्यों, उसका कारण ये है रवीश, स्कूलिंग सिस्टम बना आज से 100-125 साल पहले, वो कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा था, उसको इम्प्रूव करने की बजाय, अपग्रेड करने की बजाय उसके पैरेलल नया एक सिस्टम शुरू कर दिया जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कोचिंग एंड ट्यूशंस। ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसमें प्रॉफिटरिंग वाले लोग जब आएंगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और जो स्कूलिंग सिस्टम है ये मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, ये फोर्सफुली नॉट फॉर प्रॉफिट रखा जाता है। तो इसमें बड़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देती। उस वजह से हमने चूज़ किया क्योंकि हमें अपना रास्ता रखना था ऑनेस्टी का, क्लैरिटी का और ट्रूथफुलनेस का और देश के प्रति कमिटमेंट का। तो हमने अपनी स्कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जब सब लोग स्कूलिंग सिस्टम से बाहर जा रहे थे। आज भी कहीं ना मेरा बच्चा फलानी जगह ट्यूशन पढ़ता है और डमी स्कूल में पढ़ता है,
मतलब जिस देश के स्कूल्स को आप डमी बना दोगे तो वहाँ से बच्चे कैसे निकलेंगे? आज कोई मुझे बात कर रहा था, कोई जम्मू का इंडिया का कोई टॉपर है, वो खुद ही बोल रहा था अपने बारे में, मैंने साइलेंट रहा, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं फलानी जगह पढ़ा वाले, ही हैज स्टडीड इन डमी स्कूल। आप सोचिए जब वहाँ से कोई सिविल सर्वेंट निकलेगा तो वो किस किस्म के माइंडसेट के साथ सिविल सर्वेंट बनेगा? ना उसको डिसिप्लिन का पता है, ना उसको सुबह उठने का पता है, रात को सोने का पता है। उसने उस एग्ज़ाम को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया। तो एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आपका पूरा करेक्टर चेक नहीं हुआ कि वंस यू विल बी एन IAS ऑफिसर हाउ यू विल बी बिहेविंग। तो वो नतीजा आपको अब ग्राउंड में दिखेगा, अभी भी दिख रहा है, 10 सालों में और दिखेगा कि जिस किस्म के लोगों की ज़रूरत थी सिस्टम को चलाने के लिए वैसे लोग सेलेक्ट होके नहीं ला पाए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैं समझ पाया और जिस तरीके से हमने समझा आपके स्कूलिंग सिस्टम को, तो ये पता लगा कि स्कूल आना है, जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, जो असली एजुकेशन सिस्टम था, स्कूल आना है, स्कूल ही पूरी एजुकेशन इम्पार्ट करेगा, ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है और शायद ट्यूशन्स अलाउड भी नहीं है आपके स्कूलिंग सिस्टम के अंदर। इसके अलावा मैंने देखा कि आपके टीचर्स जो हैं वो वेरी वेल क्वालिफाइड और वेरी हाईली पेड है। कैंपसेस की बात करूं आपके, तो कैंपसेस जो आपके स्पोर्ट्स का एक नया एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने, वो मैमोथ सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस कैंपसेस जो है इतनी मेन सिटी में और काफ़ी फैले हुए कैंपसेस हैं। तो मैं फ़ीस देख रहा था आपकी, तो जैसे मैं 8वीं की फ़ीस देख पा रहा हूँ 2475 रुपये, या मैं 11वीं कॉमर्स की बात करूं तो 3605 रुपये, या साइंस की बात करूं तो 5900 रुपीज़। ये एक नॉमिनल सी फीस है जो कि एक आम स्कूल में होती है। तो ये कैसे मैनेज हो पाता है कि इतनी कम फीस में आप रवि साहब ने मुझे सवाल किया। देखें, जब आप अपना काम ठीक से करना चाहेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रीमियम नहीं लेंगे तो डेफिनेटली टीचर्स की सैलरी देनी होती है और मेंटेनेंस लगती है। तो वो मेंटेनेंस जो है कॉस्ट निकाल के, टीचर की सैलरी निकाल के मेंटेनेंस के लिए अच्छे तरीके से इसमें से हमें सेविंग होती है। और हम यहाँ पे ये बताएंगे कि जो हमें फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बताई गई, इस फीस स्ट्रक्चर में हम सिलेबसेस कंप्लीट करने के साथ कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग, 1-to-1 उसके साथ इंट्रैक्शंस, स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी, स्कूल में होने वाले सारे फंक्शंस इसी फीस स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके अलावा हमारा एक हल्का सा वॉलंटियर चार्जेस होता है, जो वॉलंटियर चार्जेस उन सर्विसेज के लिए होता है जो पेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम बच्चों को जब नोट्स प्रिंट करके देते हैं उसके आप देखेंगे मंथली कितने चार्जेस हैं और कितना मटेरियल दिया जाता है, बिकॉज हर 5 सब्जेक्ट के 5 वीकली टेस्ट होते हैं और सारे वीकली टेस्ट जो होते हैं वो सेपरेट स्टेशनरी पे होते हैं और हर बच्चे की एक पर्सनल फाइल होती है। उस फाइल को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल डिजिग्नेटेड बंदा हमने अपॉइंट किया होता है, सर्विस स्टार्ट की है। उसमें भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। IGs जो एक टीचर के साथ रह के उसका सारा सिस्टम अरेंज करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे, जब बच्चा तैयार हो जाता है, उस बच्चे ने रिटन एग्ज़ाम देना है तो उसके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाती है। उसकी सारी स्टेशनरी, सारे नोट्स, सारे मटेरियल, प्रीवियस ईयर मटेरियल, बुक्स, कंपेंडियम्स, ये सारी चीज़ें स्कूल खुद प्रोवाइड करता है। स्कूल में सिवाय NCERT के कोई बुक्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी मटेरियल होता है वो इसी छोटे से अमाउंट में कवर किया जाता है। इससे पेरेंट्स को राहत होती है। फिर स्कॉलरशिप्स भी हम प्रॉपर तरीके से देते हैं, लेकिन उस स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग बड़ा ज़्यादा पब्लिक में उन बच्चों को नहीं लाते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप एक होती है मेरिट पे लेना, उसको हाईलाइट करना है। एक स्कॉलरशिप होती है हैव नॉट्स की, कि जो किसी मजबूरी की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है लेकिन पढ़ने में बच्चा एवरेज और ठीक है, हम उसको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उसको कभी हाईलाइट नहीं करते जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं बोले। अभी मैं खुश हो रहा था, हमारे कुछ दो तीन बच्चे इसी साल 2026 में मैं देख रहा था, 2 JKS में निकले, एक हमारे बच्चे ने IPS करके ज्वाइन की सर्विसेज। तीनों ने अपने आप को खुद ही वॉलंटियर किया कि हम लोग SP स्मार्ट से पढ़ के आए हैं। तो ये थी मेरी मोटिवेशन जो 96 में मैंने देखी, और 2026 में 30 साल लगे मुझे इसका वेट करने में कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, जब वो मैच्योर हुए तो उनको लगा हमें अपने स्कूल के बारे में बताना है, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसको समाज को पता लगना चाहिए, और जो आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम लोग रिजेक्शन के लिए स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, और सिलेक्शन का एक लिमिटेड स्कोप है। कारण क्या है? सीट्स कम है, मेरिट का कम नहीं है। और दूसरा, अगर हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं, पहले उसकी हमने स्किल देखनी हमारे में है। हम किसी के मन में अगर पैदा होता है, देखते हैं मुझे शौक है डॉक्टर बनने का, पहले देखना है वो शौक उसके अंदर से आया है या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आया। अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आया ज़्यादा रहेगा नहीं, और वो बच्चा नेचुरली पर अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाएगा। और अगर अंदर से आया है, फिर बेशक वो क्वालिफिकेशन नहीं ले डॉक्टर की, वो लाइफ में कभी ना कभी स्किल डेवलप कर ही लेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ मेडिकल शॉप्स वाले होते हैं, लोग उनको डॉक्टर बोलते हैं, देखा होगा ना आपने। वो कारण क्या है कि दे वांट टू ट्रीट,
उनके अंदर नेचुरल टैलेंट था। हम चाहते हैं, हमारा ये एक ऑब्जर्वेशन है, और हमारा ये ऑब्जर्वेशन अपने से नहीं है, अच्छे एजुकेटर्स का ये बिहेवियर है। चंद्रगुप्त वही बना ना जो चंद्रगुप्त को वॉच किया गया, उसको नहीं पता था कि मुझे चंद्रगुप्त बनाने के लिए कोई एंट्रेंस लिया जा रहा है। चाणक्य जा रहे थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा कि वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ बैठा है और ऊपर सिंहासन लेके अपने दोस्तों को बता रहा है कि राजा कैसे काम करता है, और फिर वो चोरी चोरी सुनते रहे। वो उनको न्याय दे रहा था, तो उन्होंने कहा इसके बच्चे के अंदर वो अपने जैसे गांव से लेके जाते हैं ना लोग अपने जानवर चराने के लिए, वो चराने के लिए गया हुआ था। वहाँ उसने जानवर घास खा रहे थे, उन्होंने दोस्त इकट्ठे किए तो बन गया राजा। उसने कहा ये टैलेंट है इसके अंदर, इसको अगर मैं राजा बनाने की कोशिश करूँ बन सकता है, इसमें गुण डालूं। आज हमें क्या बोला जा रहा है, कुछ लोग पैसे के लालच में, कि आपका बच्चा घर में सोने वाला है, उसका नेचर कुछ और है, हम इसको राजा बना देंगे मोटिवेट कर करके। वो चीज़ हम नहीं करते। हम कहते हैं कि जो बच्चा ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा है उसको हम पॉलिश करेंगे ताकि वो लाइफ में उसको एंजॉय करे, उसको कंफर्ट लगे, ना कि एक बंदे को फोर्स करके बनाए ताकि जैसे वो इंडिपेंडेंट हो वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हमें फ़ीस का फोकस ही नहीं होता। हमें फ़ीस चाहिए कि हम इस मॉडल को सस्टेन कर सकें, तो इसलिए हमारी फ़ीस जो आपने बोला बड़ी लिमिटेड रहती है। अगर यही मॉडल कोई कमर्शियल आदमी यूज़ करे तो शायद वो लाखों रुपया ले। मैंने सुना भी है दिल्ली में इस मॉडल के ऊपर कुछ लोगों ने कॉपी किया, 4 लाख रुपये साल का ले रहे हैं, 5 लाख रुपये ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बोल रहे हैं, पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि हम लोग सारा इधर कराएंगे। अब नेचुरली जो कोचिंग वाले हैं कोई 70-80 हज़ार रुपये साल का लेते हैं, महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ाते हैं, फिर स्कूल का वो डमी के नाम पे एक्स्ट्रा लेते हैं, फिर बच्चे के फंक्शनों के नाम पे लेते हैं। ये सारे प्रोसेस जब जुड़ते हैं तो ही तो सारा सेपरेट सिस्टम ख़राब होता है। हम लोगों ने हर पैरामीटर के ऊपर काम किया, बिकॉज हमारा एसपी एजुकेशन ट्रस्ट, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक मोटिवेशन के तहत बना हुआ है। हमारे स्वामी जी की हमें डायरेक्शन है, हमारे पिताजी का हमें मोटिवेशन है, हम लोग सेकेंड जनरेशन इस चीज़ में है। हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को मार्केट की बात नहीं हम करूँगा, समाज में रखने के लिए बात की कि अगर सारा समाज ही कमर्शियली मोटिवेटेड होना शुरू हो जाएगा तो एजुकेशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों ने बैलेंस किया। आज मेरी सुबह एक बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी सुनने वाली है। मेरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही थी, वो कह रहा था जी आप तो 2-2.5 हज़ार रुपये लेके एड्स को पढ़ा रहे हो, हम 200 रुपये लेके पढ़ाते हैं, तो हम कहाँ से करें। मैंने कहा देख, तेरे जितनी गलती कोई नहीं कर रहा है। अगर किसी मरीज़ को दवाई चाहिए जो 100 रुपये की आनी है, उसके बगैर वो बचता नहीं है, क्वालिटी है और उसकी कॉस्ट है। अब मरीज़ के पास है 20 रुपये, तो एक डॉक्टर क्या बोलेगा उसको कि 20 रुपये की दवाई मैं 20 रुपये वाली का इलाज करूँगा तेरा, कि तू 20 रुपये दे रहा है। एथिकल डॉक्टर क्या करेगा, दवाई 100 रुपये की देगा, फिर जेब से देगा, क्योंकि मार्केट से लानी है, खरीद के देनी है, अपनी सर्विस नहीं लेगा। तो कुछ लोगों ने मुझे जब ये बोला, जब मैंने भी ऑब्जर्व किया कि जैसे बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो सर्वाइव करने के लिए कम फीस लेते हैं और फिर कम फीस की ही क्वालिटी देना शुरू कर देते हैं। ये तो सोशल वर्क नहीं ना हुआ। आपको क्वालिटी देनी है जो उसको चाहिए, फिर चाहे वो फीस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो क्वालिटी कम नहीं दे सकते ना। तो जो टीचर एसपी स्मार्ट देता है अपने बच्चों को, 40% वाले को वही टीचर क्लास में मिल रहा है जो 90% वाले को मिल रहा है, फ्री वाले को वही टीचर मिल रहा है, स्कॉलरशिप वाले को भी मिल रहा है, टॉपर को भी वही मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा सकता। अब मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। सेटिस्फेक्शन ये होती है कि मैं उसको सर्विस देने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन देखी जाए, जैसे उन्होंने कमेंट किया कि हम 200-250 रुपया फीस लेते हैं तो हम लोग उनको वही टीचर देंगे, हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं। देखें, अगर उनके पास बच्चे कमज़ोर आ रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप उनको अगर कमज़ोर टीचर दे रहे हो, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, आप तो क्राइम कर रहे हो, आप तो उसके कैरेक्टर के साथ खेल रहे हो। ये तो गलत है। अगर आपके पास नहीं है अफोर्ड करना, उसको पढ़ाओ ही मत, किसी और सिस्टम में जाना दो उसको। मेरी बात समझ में आई ना, ताकि वो जस्टिफाई तो करे। उसको तो लग रहा है कि मेरे पास जितनी फीस है उसमें मुझे बेस्ट चीज़ मिल रही है, बट उसको बेस्ट चीज़ नहीं ना मिल रही है। तो लेकिन हम उतनी फीस जरूर ले रहे हैं कि हम बेस्ट दे सकें अक्रॉस वर्ल्ड। जो सर्विसेज, जो सिस्टम्स जम्मू में आज बच्चों को मिल रही हैं, एक रीजनेबल टीम ऑडिट करे, अमेरिका के स्कूलों में भी जाए, इंडिया के स्कूलों में भी घूमे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर ना करे, एसी कंपेयर ना करे, पेंट कंपेयर मत करे, सिस्टम को कंपेयर करे। एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम विल बी फॉर बेटर, विल बी फॉर बेटर एंड इज फॉर बेटर, बिकॉज ये एक डेवलप हुआ है सिस्टमेटिकली 30 सालों में। हम बाईजूस की तरह, अन अकेडमी की तरह, ये जितने भी ब्रांड आए, आज सबने इसको बोला कि ये IPO लाए, 25,000 करोड़ का घाटा हो गया, दिखा रहे हैं। भाई साहब, आपने बताया ना कि हम लोग तो प्रॉफिटिंग के लिए आए थे, हम तो बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस में कहते हैं कि एथिकल और अनएथिकल होता है, एक लेवल के बाद कुछ भी करना पड़ता है। जैसे वो जो जो संस्था ने मेरे से जो डिबेट की, उसने जब अपने आप को बूस्ट किया ना
कि मैं 200 रुपये लेके पढ़ाता हूँ, तुम 2000 रुपये लेके 8th को पढ़ाते हो। बूस्ट किया ना उसने, लेकिन साथ में उसने ये बोल दिया कि मैं टीचर को 3000 रुपये दे पाता हूँ, मैं देता हूँ 25 से 30,000 रुपये या 18,000 या 20,000 रुपया देते हैं। छोटी क्लास के टीचरों को 50,000 लाख रुपया भी दे। 10th के जो टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं साइंस मैथ के टीचर, वो जेन्युइन तरीके से पढ़ा पाते हैं ना। अब उस क्लास में ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिनकी फीस क्या पता हमने ली भी ना हो, लेकिन उसको क्वालिटी तो वही दे रहे हैं। फिर IG 10 से 12,000 में हम ले लेते हैं एक्सपीरियंस। जो IG का मतलब होता है जो पढ़ाता नहीं है, जो सिर्फ अटेंडेंस मार्क करेगा, ध्यान रखेंगे, जो क्लास में बच्चे का पूरा लंच बॉक्स आया नहीं आया, बच्चा घर पहुंचा नहीं पहुंचा, एक गार्जियन दे दिया उसको। तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी हमने फ़र्क डाला, पढ़े लिखे बच्चे थे हमारे पास। फिर वही बच्चे आगे चल के IGs जो है वो क्लास के हेड बनते हैं, टीचर मतलब क्लास का प्रिंसिपल है वो, और वही जाके फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेटर में चले जाते हैं, कोऑर्डिनेटर बनते हैं, प्रिंसिपल भी बनते हैं। अभी हमारे पास 3 ऐसे IGs हैं जो ग्रो करते करते कैंपस कोऑर्डिनेटर तक पहुंचे, और अब वो उनमें से एक जो है मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल भी बन गए, एक ने इंडिपेंडेंट स्कूल अपना हमारे साथ शुरू किया। तो मैं आपको ये बताने की क्लैरिटी ला रहा हूँ कि SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एक गिफ्ट है ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में और भी है कि रिज़ल्ट्स की बात करना चाहूँगा मैं, कि हमने नीट और JEE में देखा कि रिमार्केबल रिज़ल्ट्स आए हैं, IAS KAS हर तरफ सिलेक्शंस देख पा रहे हैं हम आपकी। इसके अलावा मैं इससे हट के थोड़ी बात करना चाहूँगा। देखिए नीट का तो आपका रिज़ल्ट आता ही है अच्छा, एक पैरामीटर है J&K स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट भी। पहले जब जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न अलग होता था तो मैंने देखा कि आपकी करीबन 91 पोजीशंस थी। 2023 की बात करूं मैं तो 60 पोजीशंस आपकी थी। इसके बाद इकट्ठा हुआ और एक रिमार्केबल चीज़ ये आई कि फर्स्ट पोजीशन तब भी आपकी आई। तो ये कितना बड़ा आपको एक फैक्टर लगता है कि जो ये एक्चुअली प्रूव करता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो नंबर 1 SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ही है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं कोई एरोगेंटली या कोई ईगोइस्टिक बात नहीं करूँगा। सिस्टम जब काम करता है ना तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ती है। बच्चे बहुत एफिशिएंट हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, क्षमता और टेस्ट अलग अलग दिया है। अगर बच्चा राइट टेस्ट पे काम कर रहा है वो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, बॉलिंग कराएंगे तो कम करेगा, बैटिंग करेगा तो अच्छा करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने किसी भी चीज़ को रैंडम नहीं रखा है, हमने उसको स्ट्रक्चर कर दिया। तो जब श्रीनगर और जम्मू का बोर्ड इकट्ठा हुआ, हमारा वही प्रोसेस था, बुक नॉलेज उसको डिवाइड करो, उसके माइक्रो असेसमेंट्स करो और बच्चे को उसको अपेयर करने की आदत डालो। कुछ लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया कि आप रटाते हो, आप याद कराते हो। मैंने उनको ये कभी जवाब नहीं दिया। कारण ये है कि उनको सब्जेक्ट का पता नहीं है। आज मैं जो बोल रहा हूँ ये मैंने कभी ना कभी सुना है, मैंने कभी ना कभी मेमोराइज़ किया है। मेरी लैंग्वेज मेरे ब्रेन में 3 साल मेमोराइज़ होती है तो पहला वर्ड मुंह से निकलता है। बच्चा पैदा होने से सुन रहा होता है, कान तो उसको चल रहे होते हैं, लेकिन बोलता कब है, जब उसकी मेमोरी में बहुत सी लैंग्वेज के वर्ड स्टोर हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कच्ची ज़ुबान में बोलता है, फिर बार बार बोलता है तो पॉलिश हो जाता है। इसी तरह मेमोरी ही बेस है। जब बहुत मेमोरी बढ़ जाती है तो आपस में इंटरेक्ट करती है तो हम उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। जब और ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग चली जाती है कि हम क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं, हम सोचते हैं अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बड़ी मिस्टीरियस कंसेप्ट है। मैं आपको कोई चीज़ समझा नहीं सकता। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको सुना सकता हूँ, बिकॉज आपका सिर्फ हेयरिंग एड है। अंडरस्टैंडिंग आपका एक बॉडी का, माइंड का इंटरनल प्रोसेस है। वो तभी होगा जब आपका अपना ब्रेन, अपना माइंड, अपनी सोल आपस में इंटरेक्ट करेगी और वो सोचेगी उस चीज़ के बारे में जो हमने बोला। जब वो थिंकिंग करेगा तो अंडरस्टैंडिंग होगी। थिंकिंग कोई आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट थोड़ी है जो बाहर से किया जाएगा। तो एक जो फैसिलिटेटर होता है, टीचर का काम है मोटिवेट करना, उसको अवेयर करना, उसको हेयर करा देना, उसको रीड करा देना। हमने वही काम किया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था और जो प्रैक्टिकली होता है। हमने कोई मिरेकलस बात नहीं की। आज के ज़माने में जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली वो ये है कि पूरा जो एग्ज़ाम सिस्टम है हमारा, UPSC एग्ज़ाम बोलें, कुछ लोग बोलेंगे हम तो अपने से बना के लिखते हैं, सारे याद करते, 8-8 घंटे बैठ के वो रिपीट याद ही कर रहे होते। वो एक ऐसे को 10-10 बार पढ़ रहे होते हैं, एक बुक को 4-4 बार रिपीट कर रहे होते, ताकि उनको उस पर्टिकुलर मिनट में वो याद आ जाए, डेट, इंसिडेंट याद आ जाए। यही होता है ना। तो जो याद आ जाए तो फिर क्या, मेमोरी है या अंडरस्टैंडिंग है? मेमोरी है। तो आज कुछ लोग जब उसकी बात बोलते हैं तो मैं उसको कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने वही किया जो बच्चे को सिक्योर करे, बच्चे को एक परफॉर्मर बनाए,
जैसा प्रोसेस दिया जाएगा वैसा जवाब दिया जाएगा। क्रिटिक्स का काम था कि फर्स्ट पोजीशन आई है, फिर क्या हो गया, सेकंड आई, फिर क्या हो गया, नीट में कितने सेलेक्ट हुए। मैंने उनको ये कहा मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ वो सब्जेक्ट बच्चे को आए। अगर मैं उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको इस तरीके से तैयार करूँ कि उसको पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन जिस क्लास में आनी उसी क्लास में आए, और जहाँ पे उसको थीसिस लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो थीसिस लिखे, ना कि मैं 11th-12 में थीसिस लिखा दूँ जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की कैपेसिटी होती है। तो हम लोगों ने एवरेजिंग पे काम किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट भी दिया। जैसे हमने एक बच्चे को तैयार करने को दिए क्वेश्चंस कि बेटा आपने सिलेबस कर लिया, अब एग्ज़ाम में ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम पूरी बुक का नहीं होता है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक होता है। हर जगह ऐसा ही है, आप कहीं पे भी चले जाओ इवैल्यूएशन स्पेसिफिक है। जब तक आप इवैल्यूएशन के पैटर्न की तैयारी नहीं करोगे, आपके मॉक टेस्ट क्या होते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, ताकि एक इंसान तैयार हो जाए, वो अपनी नॉलेज को समेट ले और फिर बात करे। अब हमने देखा कि बच्चा जो है वो पूरी बुक के बनाए हुए सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, तो ये 33% मार्क पे भी नहीं आएगा, 50%। हम उसको कहते हैं ये एक्सपेक्टेड है, पहले ये कर ले। और उसी क्लास में वो बच्चा बैठा होता है जो पूरी बुक करने के बाद कह रहा है मुझे और क्वेश्चन निकाल के दो, तो उसको ऐड ऑन देते हैं। तो इससे क्या होता है, रिजल्ट अपने आप इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में पेरेंट पे कोई बर्डन नहीं होता। पेरेंट को सिर्फ वर्दी पहनानी है, स्कूल भेजना है, और अगर घर में हम उसको याद करा रहे हैं तो उसको इंश्योर करना है घर में वो बैठा हुआ है। हम इसलिए किसी बाहर वाले को लो नहीं करते हैं क्योंकि डोपिंग हो जाती है। एक बच्चा इंस्ट्रक्शन ले रहा है एक आदमी से और एक इंस्ट्रक्शन ले रहा है 4 लोगों से, बच्चा है वो, इंस्ट्रक्शन देने वाले की एज भी ज़्यादा है, उसका एक्सपोजर भी अलग है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। लेकिन आम आदमी सोचता है कि मैंने ज़्यादा ट्रीटमेंट दे दिया शायद इससे ही रिजल्ट आएगा, ज़्यादातर उससे रिजल्ट ख़राब होता है और बच्चे भी वो ओवरबर्डन होता है। तो हमारे जो पोजीशंस यहाँ रिजल्ट आए वो बच्चे की कैपेसिटी होती है, बच्चा ईश्वर की तरफ से टैलेंटेड आता है, हम उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते। और जो लोग हमारे पास आके कह रहे हैं जी हमें क्यों परेशान कर रहे हो, भाई आपने ही डिसाइड किया आपने पेपर देना है साल के बाद और आपने 33% मार्क्स लेने हैं, आप पेपर मत दे दो, हम आपको पूरी चैप्टर सुनाते रहते हैं, पूछते नहीं आपसे। और अगर आपने पेपर देना है मार्च में तो आपसे पूछना पड़ेगा ना साथ साथ में, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में जंप नहीं कर पाओगे। तो ड्रॉप आउट रेट भी इससे सुधरता है, पढ़ाई भी इससे अच्छी होती है और बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब नेचुरली जिस बच्चे से परफॉर्म अच्छा होगा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, उसका मोरल बूस्ट नहीं होगा, उसके बिहेवियर में उसका पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसको टैबू की तरह बना ले, जैसे हम लोग मंथली मीटिंग्स करते हैं टीचर स्टूडेंट और पेरेंट को बिठा के, मैनेजमेंट भी, मंथली मीटिंग ये नहीं होती कि शिकायतें लगानी है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आओ बैठो, चाय शाय पियो, जो पेरेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं बच्चे की फाइल सामने रखते हैं, चर्चा करते हैं घर पे क्या करता है, कैसे करता है। और अगर कोई बच्चा हमें दिखता है कि वो खुद से नहीं तैयार कर पा रहा है अपने आप को, हमारी गाइडेंस में रिमोटली हम उसको रिटेन करते हैं, उसको आईसीपी में डालते हैं, इंटेंसिव केयर प्रोग्राम में। इंटेंसिव केयर प्रोग्राम में 2-3-4 महीने उसको रखते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, उसको आदत हो जाती है कि कैसे होमवर्क करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, सुबह कैसे उठना है। उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सब टेस्टेड ट्राइड सिस्टम्स हैं। अब इसी में से फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी निकलने हैं, इसी में से 30 साल पहले जब हमने ये थॉट शुरू किया, अब आज की डेट में हर पोजीशन में बैठे हैं, हर जगह पे वो कॉन्फिडेंट है, एक्सप्लॉइट नहीं ना हुए, उनका ब्रेन फ्रेश रहा। और यही बच्चा अगर 10-12 घंटे की मेहनत करता है और वो अनप्रोडक्टिव मेहनत हो रही है, तो आप सोचो उसकी मानसिकता पे क्या असर होगा, उस पर कितना टैबू बन गया, कितना बड़ा उसकी एक्सपेक्टेशन बन गई कि बच्चा 10-10 घंटे पढ़ता था, अब क्या हुआ। मैंने बड़े बच्चों के केस देखे जिनके पेरेंट्स को पता नहीं लगा, उन्होंने बच्चों पे प्रेशर डाल दिया समाज के प्रेशर में, और उसका उस रेस में स्कूल भी लग गया, सारे लग गए, हम नहीं लगते। हम कहते 5-6 घंटे हमारे पास आओ 8, 9, 10, 11, 12 में, अगले दिन घर पे रेस्ट करो, हम आपके घर पे पहुंचेंगे थ्रू अवर ऑनलाइन सिस्टम, आपके घर पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, कंफर्ट में रहो, तैयार होकर अगले दिन आओ। अगले दिन आते आपसे पूछा जाएगा जो आपने 2 दिन स्पेंड किए, 1-2 घंटे के होमवर्क से वो तैयार हो जाता है, थोड़ा थोड़ा है ना। अब सोचो थोड़ा 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 करते करते जब 200 दिन हो जाती हैं, उसका पूरा सिलेबस उसके सामने ओपन होता है। फिर वो कहता अब क्या करूं, तभी मैंने स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आज मेरे बच्चे के पास खेलने का भी टाइम है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम है, किसी बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करने का भी टाइम है। लेकिन हमारे बच्चे ऑर्गेनिकली रिजल्ट देते हैं, वो फोर्सफुली रिजल्ट नहीं देते। कि जिन बच्चों ने IPS निकाला उन्होंने 12th बोर्ड में भी पोजीशन दी थी, ऐसा नहीं है कि जिसने पोजीशन ली बाद में वो कहीं गायब हो गया, ऐसा कोई केस दिखा नहीं मुझे। मोस्टली बच्चे हैं जो पोजीशन भी ले रहे हैं, मार्क्स भी इंप्रूव कर रहे हैं और रियल लाइफ में भी वो फिर ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम, और ये फ्यूचर है। और ये फ्यूचर जितनी जल्दी स्कूल्स अडॉप्ट करेंगे अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, उतनी जल्दी ग्लोबल एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
बिल्कुल। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि जो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट नहीं मैं बोलूँगा, एक इनोवेटिव सिस्टम बोलूँगा, जिसके कारण स्कूल्स को बदला जा सकता है, स्कूल्स को एक ऐसी जगह बनाया जा सकता है कि जहाँ पर एजुकेशन रियल में इम्पार्ट हो। अगर आपके भी कोई सवाल है इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या आपके कोई विचार है जो हमारी सारी डिस्कशन हुई इसके ऊपर, एक और बात ऐड करूंगा रवीश, मैं बीच में, स्कूल में बहुत बड़ा एक रोल है टीचर का, हाई स्कूल टीचर से है। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना कहीं पे कोचिंग ट्यूशन के कल्चर की वजह से, जो बैड कल्चर से टीचर अपनी गरिमा खोता जा रहा है, लूज कर रहा है। वो एक सेंट्रलाइज पूल में जा रहा है। सभी खान सर हो गए, सेलिब्रिटी टीचर हैं, अब वो ना किसी गलत डायरेक्शन में लेके भी जा रहे हैं भीड़ को। उसमें पॉलिटिकल साइंस का खाली एक टीचर अच्छा नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस के भारत में 1 लाख टीचर हैं तो सारे के सारे ही पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा रहे हैं, एक बुक से ही पढ़ा रहे हैं। एक ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एजुकेशन में सोशल जस्टिस चाहिए। स्कूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर ही सुपरमेसी कर ले, क्योंकि क्लास लिमिटेड है। कोचिंग में वो टीचर एक्सप्लॉइट करता है बाकी सभी टीचर्स को। मतलब एक टीचर एक जिसको बोलते हैं ना ट्रेंड के साथ आगे बढ़ जाता है, और बाकी सारे टीचर जो है वो एक उसी सब्जेक्ट को पढ़ा के, या तो ना कोई रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 11th-12th के बीच में कोई रिसर्च तो हो नहीं रही, कम्युनिकेशन स्किल है। अगर उस टीचर को आइसोलेशन में एवरेज टीचर को भी दे दिया जाएगा, बच्चा प्रोसेस देके हमारा, वो भी रिजल्ट देगा। लेकिन जब सेलिब्रिटी टीचर की बारी आती है ना तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इसी तरह बंसल क्लासेस में हुआ, इसी तरह टीचरों के साथ फिर टीचर को एक्सप्लॉइटेशन में जाने लगे। अभी मेरे पास कुछ टीचर आए थे, उन्होंने मुझे रियलिटी बताई, सर हमें क्लास में जाके ये बोला जा रहा है बच्चे को रोक के रखो, चाहे कहानी सुनाओ चाहे डांस करो। देखिए, दिस इज समथिंग विच इज शुड बी नोन टू पेरेंट्स, कि बच्चा घर आके बोल रहा है पापा समझ आई, जरूरी नहीं उसको समझ आई है, क्योंकि पेरेंट्स से पेपर नहीं लिया उसका, पेरेंट्स को उसने बोला, वो बोल सकता है। बच्चा ना, बच्चा इमेच्योर है, वो क्यों समझ आई उसको, क्योंकि टीचर ने उसके साथ गप्पे लगाई, बातें की और एंगेज किया उसको। अगर समझ इतनी आई तो फिर हमारे जो पैरामीटर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग के पैरामीटर हो गए, एंट्रेंस के ही मान लें कि अगर नीट 2024 की हम बात करें, जो लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें कोर्ट में भी 2 क्वेश्चन चले गए, उसमें अगर 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो अगर 12 लाख बच्चों ने भी पूरी तैयारी की है, हम 6 लाख बच्चे तो गिने जिनके 50% के ऊपर मार्क्स आए, नहीं आए, मतलब 50% मार्क्स भी नहीं ले पाए सब्जेक्ट में। इसका मतलब कि ओवरऑल जो आउटपुट है इस पूरे प्रोसेस की, वो मिनिमम सिलेक्शन में तो है ही है, अंडरस्टैंडिंग में भी है। इसी को रिवर्स करने के लिए एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ने हमने कहा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, कि बच्चे को सब्जेक्ट तैयार कराते हैं, फिर वो तैयार हुआ सब्जेक्ट वो किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिश करे अपने आप को। अगर वो एमसीक्यू में जा रहा है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करे, अगर वो थ्योरी एग्जाम में जा रहा है थ्योरी की प्रैक्टिस करे, अगर वो हायर एजुकेशन में किसी पोजीशन में जाना चाहता है, जिस किस्म का वहाँ इंटरेस्ट है, वैसे उसकी प्रैक्टिस कराई जाए अगले 3 महीनों में। और ये पूरा प्रोसेस जो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम फॉलो करता है। तो मेरे को खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे चुना, और मेरे परिवार में ऐसा हुआ कि मेरे फादर साहब ने स्कूल बनाया था, और भारत की एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सिस्टम डिज़ाइन कर पाए। क्योंकि टीचर की जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, टीचर की जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होगी, जहाँ टीचर भी ग्रूम करेगा अपने आप को, लर्निंग सब ने करनी है। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस में था, कुछ टीचर शॉर्टलिस्ट हुए, कुछ आईजी शॉर्टलिस्ट हुए, जो शायद अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह उसकी ज़रूरत थी। तो एचआर टीम ने कहा सर इनको शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम ड्यूटी दे रहे हैं इनको हो नहीं पा रही है। तो मैंने कहा पहले एक काम करते हैं, इनसे मिलते हैं। मैंने मिला, मैंने कहा आप जॉब करना चाहते हो? सबको जॉब चाहिए, कहते हैं हाँ सर करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर आपको सिखाया जाएगा आप सीखेंगे? आप अपनी ईगो को साइड पे रखेंगे कि हाँ सर सीखेंगे? कुछ नहीं बोला। मैंने कहा जब तक आप नहीं सीखेंगे बच्चा नहीं सीखेगा। ये स्कूल है, यहाँ शिवांग को भी सीखना है एज ए चेयरमैन एंड फाउंडर, यहाँ टीचर को भी सीखना है, या आईजी को भी सीखना है। अगर हम बच्चे को सिखाने की बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, तो हमें तो टीचर को भी सिखाने की काबिलियत होनी चाहिए, हमें आईजी को भी मॉडिफाई करने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन का जो डेफिनेशन है मॉडर्न, वो है मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर। तो अगर वो टीचर हमने जो रिटेन किए, अब 2 महीने के बाद पता लगेगा, अगर वो टीचर अपने बिहेवियर से इंप्रूव हुए तो हम और खुश हो जाएंगे कि हमें अपना काम करना अच्छे से आता है, कि हम लोग खाली स्टूडेंट्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम पूरे इकोसिस्टम को अपने सिस्टम की हेल्प से इंप्रूव कर पा रहे हैं। और उसमें मैं खुद भी आता हूँ कि अगर ये सिस्टम मुझे भी इंप्रूव कर रहा है, टीचरों को इंप्रूव कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को इंप्रूव कर रहा है, तो बच्चे को तो कर ही रहा है ना फिर।
दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने एक डीप डाइव ली पूरे एजुकेशन, जो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको समझने के लिए। अगर आपके भी कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, और हम कोशिश करेंगे कि एक और एपिसोड लेके आपके उन सवालों का जवाब दे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।